नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। देश भर में दशहरे की धूम। पीएम मोदी ने कहा, पाप पर पुण्य की जीत। मोहन भागवत ने दिया बड़ा बयान, बोले कुछ लोग नहीं चाहते भारत बने मजबूत राष्ट्र। एक बार फिर एक्सपोज्ड हुई महुआ मोइत्रा के खिलाफ हलफनामे पर बोले दर्शन हीरानंदानी। कहा, ना कोई डर और पक्षपात, किसी दबाव में नहीं दिया हलफनामा। इंडिया गठबंधन में एक अनार 100 बीमार। प्रधानमंत्री पद को लेकर खींचतान। विपक्ष में भारी फूट। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और सपा ने अलग अलग अपने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। तेजस्वी यादव के कंधे पर हाथ रख बोले सीएम नीतीश, ये बच्चा ही हमारा सब कुछ। नीतीश के बयान पर बिहार में हलचल तेज। लालू यादव ने भी जताई सहमति। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों युद्ध के बीच इजराइल पहुंचे। बोले शोक की घड़ी में इजराइल के साथ खड़ा है फ्रांस। खबरों की शुरुआत करें, पर उससे पहले आप सभी को दशहरे की ढेरों शुभकामनाएं। आज पूरे देश भर में दशहरा का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर पीएम मोदी ने खास संदेश देते हुए कहा कि ये पावन पर्व नकारात्मक शक्तियों के अंत के साथ ही जीवन में अच्छाई को अपनाने का संदेश लेकर आता है। तो वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आज नागपुर में शस्त्र पूजा की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का जिक्र किया। मोदी सरकार की नीतियों और दुनिया से वैश्विक संबंधों पर विस्तार से चर्चा की। तो वहीं भागवत ने चीन, एशिया समेत कई अन्य मुद्दों पर गंभीरता से अपनी बातें रखी और साथ ही बड़ा बयान देते हुए कहा, कुछ लोग नहीं चाहते कि देश मजबूत हो। समाज में यदि बुराइयां रहेंगी तो वो सफल होंगे। ऐसे लोग समाज को तोड़ना चाहते हैं। ऐसे लोगों से हमें सजग रहने की जरूरत है। ये कौन से हैं वो लोग? देखिए, बात दशहरा की है और हर बार दशहरे के दिन नागपुर में ये विशाल कार्यक्रम होता है। और आरएसएस की सोच क्या है वर्तमान सामाजिक राजनीतिक मुद्दों के ऊपर, उसमें सरसंघ चालक अपना रुख साफ करते हैं। कई सारे मुद्दों के ऊपर, चाहे वो ग्लोबल पीस का हो, इंटरनल सिक्योरिटी का हो, और वैचारिक दृष्टि से किस तरीके से आज वामपंथियों के ऊपर हमला किया गया। मतलब बिल्कुल साफ है कि आरएसएस, प्रधानमंत्री मोदी इस देश को आगे ले जाने के लिए जो विचारधारा, जो नैरेटिव की जरूरत है, उसको तो लेकर के बढ़ ही रहे हैं। लेकिन जो खतरे हैं, खतरे क्या क्या हैं? खतरे आ रहे हैं आतंकवाद से और इंटरनल सिक्योरिटी, जो नक्सलवाद, वामपंथी विचारधारा की वजह से एक बड़ा चैलेंज बनता हुआ चला जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी तो एक स्वर में एक ही बात वो कहते आ रहे हैं। आरएसएस भी एक ही बात कहता आ रहा है कि हिंदुस्तान का एक ग्लोबल रोल है और उस ग्लोबल रोल के लिए हिंदुस्तान के अंदर जो नेशनलिज्म है, खास करके कल्चरल नेशनलिज्म, उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। जी, अगली खबर में बात करते हैं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की, जो एक बार फिर से एक्सपोज्ड हुई हैं। आपको याद होगा, अभी हाल ही में महुआ मोइत्रा ने दर्शन हीरानंदानी के हलफनामे पर पलटवार करते हुए कहा था कि कनपट्टी पर बंदूक रखकर एक सफेद कागज पर जबरन हस्ताक्षर करवाए गए हैं, जिसको लेकर हीरानंदानी ने एक इंटरव्यू में कई बड़े खुलासे किए और कई बड़े बड़े बयान दे दिए। उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने स्वेच्छा से और बिना किसी डर या पक्षपात के हलफनामे पर हस्ताक्षर किए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं दर्शन हीरानंदानी? देखिए, दर्शन हीरानंदानी ने आज एक साथ कई सारे चेहरे को बेनकाब कर दिया। जब यह मसला उठा तो महुआ मोइत्रा ने कहा कि ये इमेजिनेशन है निशिकांत दुबे का। बड़े बड़े पत्रकार, टेलीविजन चैनल के पुराने एंकर्स मैदान में कूद गए। सब लोगों ने कहा कि ये तो बेकार के आरोप लगे हुए हैं। महुआ मोइत्रा प्रधानमंत्री मोदी से सवाल करती हैं, इसलिए उनको जो है फंसाने की कोशिश की जा रही है। फिर हीरानंदानी का एक एफिडेविट आया, उसमें भी सवाल खड़े हो गए
कि भाई इसमें साइन नहीं है, तो इसमें लेटर हेड नहीं है, इसमें जगह का नाम नहीं है, तारीख नहीं है, ये कोई पीएमओ में बैठा हुआ कोई क्लर्क ने इसे ड्राफ्ट किया है। आज हीरानंदानी ने साफ कर दिया कि ये एफिडेविट उसकी तरफ से आया है, बाकायदा दुबई से उसने लिखा और दुबई के कॉन्सुलेट में जाकर के इसको नोटराइज करके एथिक्स कमेटी लोकसभा की उसको भेजा, सीबीआई को और निशिकांत दुबे को भेजा। ये क्लैरिटी समझ लीजिए कि जो भी आरोप लगाए गए हैं उसके सारे सबूत और सारी बातों को वो अपने एफिडेविट में बाकायदा, एफिडेविट क्या कहते हैं, शपथ पत्र, शपथ के साथ कह रहे हैं कि जो तमाम आरोप है वो सही है। लेकिन मसला सिर्फ यहीं पे नहीं फंस रहा है। इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि भाई आपको मालूम है कि राहुल गांधी मिलकर ये सारा कुछ कर रहे हैं, महुआ मोइत्रा राहुल गांधी के साथ मिलके ये प्रधानमंत्री मोदी को फंसाने की कोशिश में जुटे हुए थे अडानी के जरिए। उन्होंने कहा हाँ, और उन्होंने ये भी कहा कि हम सबूत देने को तैयार हैं। उन्होंने ये भी बताया कि महुआ मोइत्रा कैसे देश और विदेश के मीडिया एजेंसी, बड़े बड़े पब्लिकेशन के साथ मिलके एक हिट जॉब कर रही थी। तमाम जो घूस के रूप में जो ज्वेलरीज हैं, जो पैसे हैं, इसके तमाम सबूत हीरानंदानी वो एथिक्स कमेटी और सीबीआई के सामने रखने को तैयार है। अब जो लोग महुआ मोइत्रा को डिफेंड कर रहे थे वो अपना चेहरा छिपाते घूम रहे हैं। बिल्कुल। अब बात करते हैं विपक्षी गठबंधन इंडिया के बीच पड़ी दरार की। चुनाव नजदीक है पर विपक्ष एकजुट होता नजर नहीं आ रहा है। सपा और आम आदमी पार्टी ने अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस पार्टी पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वहीं अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी पर खुलकर हमलावर हो रहे हैं। सपा के दफ्तर के बाहर अखिलेश यादव को देश का भावी प्रधानमंत्री बताने वाला बैनर भी लगा दिया गया है, तो केजरीवाल भी अपने दम पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। केजरीवाल ने भी चुनावी राज्यों में अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। कहा ये साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले थे, पर अलग अलग उम्मीदवारों को क्यों उतारा जा रहा है? देखिए, ये गठबंधन जो तथा कथित I.N.D.I.A है, इनकी विचारधारा ही अलग अलग है। 28 में से 6 तो पहले ही बाहर हो गए जब वामपंथियों ने ये घोषणा कर दी कि हम अलग लड़ेंगे। दूसरी तरफ बताया यह जा रहा है कि जिस तरीके से विश्वासघात हुआ है अखिलेश यादव से, अखिलेश यादव गुस्से में है। 22 उम्मीदवार उन्होंने खड़े कर दिए हैं मध्य प्रदेश में। इसलिए नहीं कि वो जीतेंगे, वो इसलिए क्योंकि वो कांग्रेस को हराएंगे। आम आदमी पार्टी की भी कहानी वही है। तो ये गठबंधन जिसके बल पे एक खास सेक्शन मीडिया का, पत्रकारों का, विपक्षी पार्टियों का, ये झोला छाप एनजीओ वालों का, ये जो उछल कूद बना रहे थे कि 2024 में सारे इकट्ठे हो जाएंगे, सारे लोग जो है एक साथ मिलके मोदी को हरा देंगे, ये तो सेमीफाइनल में ही आपस में ही भिड़ गए। ये मामला खत्म हो गया। देयर इज नो इंडिया राव। ये कोई गठबंधन अब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। जो कुछ भी एग्जिस्ट कर रहा है ये कुछ पत्रकारों, कुछ नेता, कुछ झोला छाप एनजीओ वालों के दिमाग में है। सिर्फ जमीन पे 0 बटा सन्नाटा है। जी, अब बात करते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक ऐसे बयान की जिससे बिहार में जमकर राजनीतिक हलचल तेज है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वैसे तो कई बार खुले मंच पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर चुके हैं, लेकिन हाल ही में मीडिया के सामने यह स्पष्ट कर दिया कि आगामी चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम नीतीश ने तेजस्वी के कंधे पर हाथ रखते हुए साफ तौर पर कह दिया कि अब ये बच्चा ही हम लोग का सब कुछ है। इस बयान पर लालू यादव ने कहा, ठीक है, बहुत अच्छा है। वैसे नीतीश कुमार हर बार इस तरह के बयान देते हैं, पर इस बार किस संदर्भ में वो बयान दे रहे हैं मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। प्रशांत किशोर का मैं कोई समर्थक नहीं हूं, लेकिन वो बात सही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार सठिया गए और उनके साथी जो आरोप लगा रहे हैं कुछ मेमोरी लॉस, कुछ प्रॉब्लम चल रहा है उनके। 2 दिन पहले वो कह रहे थे कि भाई भारतीय जनता पार्टी से मेरा जन्म का रिश्ता है, अभी अलग है तो क्या हुआ, लेकिन फिर भी दिल मिला हुआ है। 2 दिन के बाद ये कह रहे हैं कि मेरा सब कुछ जो है वो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव हैं। अब ये समझ में नहीं आ रहा है भाई, जिस लड़के ने आपको पलटू राम की संज्ञा दी उसको आप अपना उत्तराधिकारी बता रहे हैं। तो खैर, ये तो पॉलिटिकल उलटफेर, ये सारी चीजें तो होती रहती है,
लेकिन इस तरह के बयान से असर क्या हो रहा है ये समझ लीजिए। जेडीयू के अंदर ऊहापोह मचा हुआ है कि ये तो वही बात को कंफर्म कर दिया गया जो 6 महीने पहले जेडीयू के अंदर ये बात उठ रही थी कि नीतीश कुमार जेडीयू का आरजेडी के साथ विलय करने वाले हैं, कि पार्टी ही जेडीयू एग्जिस्ट नहीं करेगी। प्रधानमंत्री बनने का इतना शौक इनको चढ़ा हुआ है कि वो अपनी पार्टी की कुर्बानी देने को तैयार हैं। नीतीश कुमार तो चले जाएंगे, नीतीश कुमार तो उत्तराधिकारी बना देंगे, लेकिन बाकी जेडीयू के नेताओं का क्या होगा जो इतने दिनों तक लालू यादव के विरोध की ही राजनीति इन लोगों ने की। कांग्रेस पार्टी और लालू यादव को बिहार से उखाड़ फेंकना है, इसी कसम के साथ ये जेडीयू पार्टी बनी थी। अब पार्टी के अंदर कोलाहल मचा हुआ है। कई सारे बड़े लीडर इस बयान के बाद अगर कोई सफाई नहीं देते हैं नीतीश कुमार, तो ये समझिए कि 30 दिन के अंदर ये पार्टी बीचों बीच टूट के अलग हो जाएगी। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष शुरू हुए अब 2 हफ्ते से ज्यादा समय हो चुका है, पर अब भी जंग जारी है। जारी युद्ध के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इजराइल के तेल अवीव पहुंचे। मैक्रों ने कई नेताओं के साथ बैठक की, साथ ही कहा कि फ्रांस आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में इजराइल के साथ एकजुटता से खड़ा है और आगे भी रहेगा। एक बड़े बड़े देश इजराइल के समर्थन में आ रहे हैं। अब फ्रांस का साथ देना कितना महत्वपूर्ण? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जितने नाटो कंट्रीज साथ में आएंगे, इजराइल की लेजिटिमेसी, वो जो अपनी एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहा है, जिस तरीके से 1200-1400 लोगों को कत्लेआम कर दिया गया, ये कोई भी राष्ट्र उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये जो वहां देखिए, समर्थन देना अलग बात है। आप इजराइल को समर्थन दे रहे हो, लेकिन आप इजराइल को इजराइल में जाकर के समर्थन दे रहे हो, आप खड़े हो जा रहे हो। ये अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज है। और इससे क्या हो रहा है? इससे यही हो रहा है कि दुनिया भर में ये जो वामपंथी और जिहादियों का जो नेक्सस वाला मीडिया संगठन है, ये जो वामपंथियों के द्वारा एक आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर पूरी दुनिया में जो चल रहा है, और उसके द्वारा जो अफवाह का जो तंत्र तैयार किया हुआ है, उसको मुंह की खानी पड़ रही है। क्या फैलाया जा रहा है कि भाई वहाँ बच्चों को मारा जा रहा है, वहाँ ये हो रहा है, वॉर क्राइम्स किए जा रहे हैं, इजराइल जो है वहाँ पे नेस्तो नाबूद कर रहा है, सिविलियन को मार रहा है। इन सारी चीज़ों के बावजूद अगर अमेरिका का प्रेसिडेंट, अगर यूके का प्राइम मिनिस्टर, जर्मनी से, फ्रांस से हेड ऑफ द स्टेट्स अगर इजराइल के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, तो आप ये समझिए ये लड़ाई फाइट टू फिनिश होने वाली है। हमास को अब कोई नहीं बचा सकता। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।